नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शावनी पटनायक। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की बड़ी खबर के साथ, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव में बीजेपी जुट चुकी है। चुनाव की तैयारियों में बीजेपी जुटी हुई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी और अहम जानकारी। यूपी विधानसभा चुनाव की तैयारियां तेज हो गई है और तैयारी में तेजी से बीजेपी जुटी हुई है। राजभर को दोबारा से गठबंधन में लाने की कोशिश की जा रही है। पूर्वांचल के एक बड़े नेता को जिम्मेदारी दी गई है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, साल 2019 में बीजेपी से अलग हो गए थे राजभर, और इस वक्त की बड़ी जानकारी यूपी में राजभर समुदाय की आपको बता रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर यूपी विधानसभा चुनाव तैयारी में तेजी से बीजेपी जुटी हुई है। बीजेपी राजभर को दोबारा से गठबंधन में लाने की कोशिश की जा रही है। पूर्वांचल के एक बड़े नेता को जिम्मेदारी दी गई और साल 2019 में बीजेपी से अलग हो गए थे राजभर। तो यूपी में राजभर समुदाय की आबादी करीब 3% है। वही ओम प्रकाश, राजभर से हमारे संवाददाता ने खास बातचीत की है, आइए आपको सुनाते हैं। कभी सहयोगी रहे ओम प्रकाश राजभर, आज भले पार्टी से दूर हो लेकिन पार्टी निगाह आज भी उन पर है। वजह है राजभर वोट बैंक। ओम प्रकाश राजभर हमारे साथ मौजूद, उनसे हम बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि ये जो बैठकों का दौर चल रहा है बीजेपी में, दिल्ली में है सीएम योगी आदित्यनाथ, पीएम मोदी से मुलाकात हो रही है, तो क्या कहना है उनका? सर, सबसे पहली बात कि जिस तरह से बैठकों का दौर चल रहा है, निषाद पार्टी हो या अनुप्रिया पटेल हो, वो मिल रहे हैं, तो ऐसे में आप कैसे सबको देख रहे हैं कि चुनाव 2022 में? देखिए, 2017 के चुनाव में पिछड़ों को आगे करके, केशव मौर्य को आगे करके बीजेपी ने 325 सीट जीता। जब सरकार बनाने की बात आई तो बीजेपी ने 325 एमएलए में कोई लायक नहीं मिला, तो बाहर से आयातित, वो बीजेपी का नेता नहीं, बाहर से आयातित ला करके मुख्यमंत्री बना दिया। वोट पिछड़ों ने दिया, दलितों ने दिया, पिछड़े समाज का मुख्यमंत्री बनाने के लिए बड़ी चर्चा थी। उसके बाद नहीं बनाया, पिछड़ों को धोखा शुरू हो गया। वहीं से जो ये दौर चल रहा है, ये पिछड़ों को गुमराह करने की, गुमराहियत पैदा करने के लिए ये चल रहा है। कुछ नहीं होगा, आप देख लीजिएगा, मुख्यमंत्री वही रहेंगे, आपके अनिल शर्मा जी शामिल हो जाएंगे और सब वही रहेगा। ये पिछड़े समाज के जो नेता हैं उसमें, अब जैसे 2 साल अनुप्रिया जी को मिनिस्टर नहीं बनाया गया, अब चुनाव 22 का है, उनको बना देंगे। उत्तर प्रदेश में जो उनकी डिमांड होगी कर देंगे, और जो सहयोगी दल के लोग हैं उनको भी दे देंगे। जरूरत पड़ेगी तो झुनझुना थमा देंगे। लेकिन जब 69,000 शिक्षक भर्ती का घोटाला होता है तो ना बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बैकवर्ड हैं, पिछड़े समाज के हैं, ना उनकी बोलती जबान खुलती है, और ना डिप्टी सीएम बैकवर्ड जो हैं उनकी जबान खुलती है, या पिछड़े समाज के चाहे चौहान हो, चाहे मौर्य हो, चाहे वहाँ बिंद हो, निषाद हो, जो भी जाति का वहाँ नेता मंत्री है, उसकी जबान नहीं खुलती है। फिर वही काम शुरू करने जा रहे हैं पिछड़ों को धोखा देने के लिए। अभी बांदा में आपने देखा, कृषि विभाग में 15 नियुक्ति हुई, 11 ठाकुर हो गया, 27% आरक्षण पिछड़ों का कहाँ गया? लेकिन सर, बात तो ये हो रही है कि अगर आपके पास कोई प्रपोजल आता है बीजेपी की तरफ से शामिल होने के लिए दोबारा, तो क्या आप उस पर विचार करेंगे? देखिए, बीजेपी डूबती हुई नैया है। बीजेपी माने भारतीय झूठ पार्टी। 15 लाख का वादा, 2 करोड़ नौकरी देने का वादा, महंगाई कम करने का वादा, ये तीनों में से एक बता दें हुआ हो? ना तो 15 लाख मिला, ना तो महंगाई। 2 शतक सरसों का तेल लगा दिया, पेट्रोल 1 शतक लगा दिया। आप जाएंगे अगर आपको प्रपोजल आता है तो? डूबती हुई नैया पर कोई बैठेगा? ये भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से अब इसकी विदाई होनी है। आप देख रहे हैं ना, अंदर खाने में बीजेपी के जो ड्रामा चल रहा है, पिछड़ों को गुमराह करके अपने साथ लेने की खाली कवायद है और कुछ है नहीं। इनके पास वोट कहाँ है? बनिया नाराज है, छात्र नाराज है, व्यापारी नाराज है, तमाम जातियां नाराज हैं, लोग महंगाई से परेशान हैं, थाने पर हालत खराब है कि बीजेपी के कार्यकर्ता पीटे जा रहे हैं, विधायक की बात नहीं सुनी जा रही है, सांसद विधायक थाने पर धरना दे रहे हैं, मंत्री की बात नहीं सुनी जा रही है। सारे रिपोर्ट तैयार किया गया। BL संतोष जी यहाँ थे, उसके बाद जो यूपी के बीजेपी प्रभारी हैं राधा मोहन सिंह, वो यहाँ पर आए थे, सबसे बात की थी, मुलाकात की थी, मंत्रियों से भी बात की थी, उनसे पूरा रिपोर्ट कार्ड लेकर गए हैं। तो ऐसे में आप मौजूदा सरकार को कहाँ पाते हैं और क्या लगता है कि जो बैठकों का दौर चल रहा है इसका नतीजा क्या निकल सकता है?
कि इसका नतीजा साफ साफ है। जैसे एक ड्रामा पार्टी होती है ना, तो ये हाई फाई एक ड्रामा है। ये ड्रामा के जैसे पात्र होते हैं ना, उसी तरह ये पात्र हैं। ये पिछड़े दलित को गुमराह करने की कवायद है। ना तो मुख्यमंत्री बदला जाएगा, ना कोई फेरबदल होने वाला है। कुछ पिछड़े समाज के नेताओं को झुंझुना थमा दिया जाएगा। क्या झुंझुना? कोई मंत्री बना देगा, कोई निगम का दे देगा, कोई कुछ दे देगा। इस सरकार में सारे बाकी है ना। आपने देखा लोकसभा चुनाव जब ज्यों नजदीक आया त्यों इन्होंने झुंझुना थमाना शुरू किया। उसी तरह 22 का चुनाव आ रहा है तो महीना 2 महीना में झुंझुना थमा देंगे। अब वो खुश हो जाएंगे, जाके अपने अपने बिरादरी में वो झुंझुना बजाएंगे कि हमको तो झुंझुना मिल गया है, समाज का एकदम सम्मान हो गया। लेकिन 1700 थाने, 75 जिले, 18 कमिश्नरी, 826 ब्लॉक, हिस्सेदारी की बात किसी पिछड़े नेता जो बीजेपी में हैं, किसी पिछड़े नेता की जबान नहीं खुलती है। ये गांधी जी के 3 बंदर बंद करके ये सब बैठे हुए लोग हैं। ये फिर वोट दिलाने के लिए ये ड्रामा हो रहा है। पिछड़ों को गुमराह किया जा रहा है, दलितों को गुमराह किया जा रहा है। यानी कि स्ट्रेटजी बनाई जा रही किस तरीके से 22 को दोबारा जीता जाए भारतीय जनता पार्टी द्वारा। उसका वही मकसद है। सब देखिएगा पात्र वही होंगे जो 17 के पात्र हैं ना, 22 के भी पात्र वही होंगे। फर्क इतना है कि ड्रामा चल रहा है कि ओम प्रकाश राजभर कहाँ होंगे? ओम प्रकाश राजभर भागीदारी संकल्प मोर्चा बनाए हैं और भागीदारी संकल्प मोर्चा में हम लोग घरेलू बिजली का बिल माफ करने के लिए, हम लोग समान अनिवार्य और कोई बात हुई बीजेपी सर आपकी जब से हम छोड़े हैं? अच्छा ये बताइए, जब कोई किसी पत्नी को छोड़ देता है, तलाक हो गया, तो फिर दोबारा रखता है कहाँ? तलाक किसने दिया? आपने दिया है, बीजेपी ने दिया? हमने दिया है। आपने देखा संसदीय कार्य मंत्री सदन में, विधानसभा के अंदर उन्होंने बोला, उन्होंने खुद कहा कि मैंने नहीं छोड़ा है, ओम प्रकाश राजभर ने छोड़ा है। बोला था कि नहीं बोला था? हम इस्तीफा पहले दे दिए थे। इनको वोट लेना था, हमारा गुमराहियत पैदा करके लोकसभा में कि मंत्री हमारे साथ है। राजभर जिन्होंने कहना कि उन्होंने बीजेपी छोड़ा और अब बीजेपी को डूबती नैया बता रहे हैं और बता रहे हैं कि जो कुछ भी बैठकों का दौर चल रहा है वो सिर्फ एक स्ट्रेटजी बना चल रहा है कि कैसे पिछड़ों को गुमराह किया जाए। अब देखना यही है कि 2022 में ओम प्रकाश राजभर कितने इफेक्टिव होते हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश में। निजामी, इंडियन। वो इसी बीच एक बड़ी जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की निकलकर सामने आ रही है। ओपी राजभर का बीजेपी पर बड़ा हमला। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। बीजेपी के हाथ मिलाने की संभावना खारिज की है ओपी राजभर ने। और बीजेपी बताएं पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? राजभर का बीजेपी से ये सवाल है, सामाजिक न्याय रिपोर्ट क्यों नहीं दी गई? बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर ओपी राजभर का बीजेपी पर हमला और बीजेपी के हाथ मिलाने की संभावना को खारिज की है। आपको बता दें, सूत्रों के हवाले से खबर आ रही थी कि फिर एक बार राजभर को बीजेपी में गठबंधन में शामिल करने की कोशिश बीजेपी की तरफ से की जा रही है। और इसी बीच राजभर, ओम प्रकाश राजभर का ये बड़ा बयान, जहां पर उन्होंने बीजेपी पर निशाना साधा और साथ ही हाथ मिलाने की बात को खारिज की है। और बड़ी जानकारी, बीजेपी के हाथ मिलाने की संभावना को ओम प्रकाश राजभर ने खारिज की है। और बीजेपी बताएं पिछड़ों को आरक्षण क्यों नहीं दिया गया? राजभर का ये बीजेपी से सवाल है। सामाजिक न्याय रिपोर्ट का क्या हुआ? वो इसी बीच यूपी सियासत से जुड़ी एक अहम जानकारी से आपको रूबरू करा दे। बड़ी जानकारी यूपी सियासत से जुड़ी है बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे हैं। जितिन प्रसाद को मिल सकती है बड़ी जिम्मेदारी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे के शर्मा और जितिन प्रसाद बन सकते हैं मंत्री। जुलाई में एमएलसी बन सकते हैं जितिन प्रसाद। तो इस वक्त की बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, बड़ी और अहम जानकारी, जहां पर जितिन प्रसाद और ए.के. शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। जुलाई में एमएलसी बन सकते हैं जितिन प्रसाद।
वही ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं, जहां पर लखनऊ से खुर्रम निजामी हमारे साथ जुड़े हैं। खुर्रम, पहले आपका रुख करूंगी, क्या कुछ फिलहाल अपडेट है, क्योंकि ये बड़ी जानकारी सामने आ रही है जहां पर AK शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, जितिन प्रसाद को भी बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। कि डिप्टी सीएम बनेगा और अहम पोर्टफोलियो को एलोकेट होगा। तो अब लेकिन जब जितिन प्रसाद आते हैं तो फिर ये बात होती है। लेकिन जब स्वाभाविक सी बात है, जब कोई बड़ा कद्दावर नेता जितिन प्रसाद जैसा जब आता है, किसी दूसरी पार्टी पहुंचता है, तो उसको एक बड़ी जिम्मेदारी सौंपना स्वाभाविक सी बात होती है संगठन में या फिर सरकार में। अब बात ये देखनी है कि ब्राह्मण चेहरे के तौर पर प्रोजेक्ट किए गए हैं जितिन प्रसाद, तो जाहिर सी बात है कि उनको किस तरीके बताया जाएगा कि हाँ हमने उनको गले तो लगा लिया है, लेकिन उनको सिला क्या मिला है एक बड़ी पार्टी को छोड़कर आना। कांग्रेस की बात कर रहा हूं, जिसको तो अब खारिज किया जाता है बड़ी पार्टी, लेकिन कांग्रेस से वो आए थे, ग्रैंड ओल्ड पार्टी इंडिया की। तो ये माना जा रहा है, जो सूत्र बता रहे हैं कि उनकी मंत्रिमंडल में उनको शामिल किया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो एक बात साफ हो जाती है कि जो एक टसल चल रही थी, जो माना जा रहा था कि एक्सपेंशन को लेकर तमाम बातें हो रही थी, तो ब्राह्मण को बेहद ज्यादा प्रोमिनेंसी मिलेगी। आप देखिए जितिन प्रसाद ये ब्राह्मण चेहरे के तौर पर फोकस प्रोजेक्ट किए गए हैं। दूसरी AK शर्मा, तो अगर ये दोनों आते हैं, अगर AK शर्मा से ब्यूरोक्रेसी में उनको पकड़ और मजबूत होगी सरकार की, क्योंकि उनके पास एक लंबा एक्सपीरियंस है ब्यूरोक्रेसी में, तो उसको यूटिलाइज किया जाएगा। पोर्टफोलियो का एलोकेट होता है, अभी भी उस पर बात है, क्योंकि माना ये जा रहा है तो होम और नियुक्ति वो चाहते हैं। उनका ये कहना है कि ये दो ऐसे विभाग है कि वो कायदे से हैंडल कर सकते हैं और परफॉर्मेंस दे सकते हैं, रिजल्ट दे सकते हैं। दूसरी बात जितिन प्रसाद वहीं इसी बीच एक बड़ी जानकारी, PM आवास से बाहर निकले CM योगी आदित्यनाथ। PM मोदी से CM योगी ने मुलाकात की है, ये मुलाकात अब खत्म हो चुकी है। थोड़ी देर बाद JP नड्डा से मिलने जाएंगे CM योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी इस वक्त की, PM मोदी से CM योगी की मुलाकात खत्म हो चुकी है और PM आवास से CM योगी निकल चुके हैं। थोड़ी देर बाद JP नड्डा से भी मुलाकात करेंगे। बड़ी और अहम जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ी जानकारी, जहां पर PM आवास से बाहर निकले CM योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर में JP नड्डा से मुलाकात करेंगे CM। कई मायनों में ये बैठकें जो है, ये मुलाकात जो है अहम मानी जा रही है, क्योंकि यूपी चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी और ऐसे में सियासी हलचल जो है वो तेज हो गई है। कई कयास लगाए जा रहे हैं और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी से CM योगी की मुलाकात जो है वो खत्म हो चुकी। तो PM आवास से बाहर निकले CM योगी आदित्यनाथ और थोड़ी देर बाद JP नड्डा से मिलेंगे CM योगी। बड़ी जानकारी आपको बता रहे इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी, PM मोदी से CM योगी ने मुलाकात की है और प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मुलाकात करेंगे CM योगी आदित्यनाथ। तस्वीरें दिखा रहे जहां पर प्रधानमंत्री आवास से निकल चुके CM योगी और अब सीधे JP नड्डा से मुलाकात करने पहुंचेंगे CM योगी आदित्यनाथ। बड़ी जानकारी, दोपहर के करीब 12:30 बजे JP नड्डा से मुलाकात करने पहुंचेंगे CM योगी, जहां पर प्रधानमंत्री आवास से CM योगी रवाना हो चुके हैं। और इसी बीच बड़ा अपडेट, जहां पर CM योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा से मिलने पहुंच चुके हैं। बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर PM आवास से बाहर निकलकर CM योगी आदित्यनाथ JP नड्डा से मिलने पहुंचे हैं। लगातार बैठकों का दौर जारी है, मुलाकातें हो रही है और ऐसे में कई मायनों में ये जो मुलाकात है अहम मानी जा रही है। 2022 में चुनाव है और ऐसे में बीजेपी जो है कोई भी रिस्क लेने को तैयार नहीं है और चुनाव को लेकर बीजेपी ने कमर कस ली है और पुरजोर तैयारी में जुटी हुई है बीजेपी। तैयारियां तेज हो चुकी है बीजेपी की तरफ से और ऐसे में लगातार ये जो दौर है काफी अहम माने जा रहे हैं और कयास लगाया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में एक बड़ा बदलाव देखा जा सकता है, मंत्रिमंडल में विस्तार हो सकता है। और इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी से ये जो मुलाकात है काफी अहम थी, कई मुद्दों पर चर्चा की गई होगी। हालांकि ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा कि इन मुलाकातों से क्या नतीजा, क्या फैसले सामने आते हैं, क्योंकि कयास अटकलें तो बहुत से लगाए जा रहे हैं। मंत्रिमंडल में भी विस्तार हो सकता है, वहीं जितिन प्रसाद, AK शर्मा को बड़ी जिम्मेदारी भी मिल सकती है। और इसी बीच CM योगी आदित्यनाथ JP नड्डा से मिलने पहुंचे हैं, तो JP नड्डा के घर पहुंच चुके हैं CM योगी आदित्यनाथ
प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है सीएम ने और उसके बाद जेपी नड्डा से मिलने पहुंचे सीएम योगी। जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके सीएम योगी आदित्यनाथ। अब जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे सीएम। ऐसे में बैठकों का दौर लगातार जारी है और ये बैठक काफी अहम माना जा रहा है, कई मायनों में अहम माना जा रहा है, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है और ऐसे में बीजेपी कोई रिस्क लेने को तैयार नहीं है। बड़ी जानकारी इस वक्त की आपको बता रहे, बड़ा अपडेट, जहां पर प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात करने के बाद सीएम योगी जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके हैं, उनसे अब मुलाकात करेंगे। तो दिल्ली में सीएम योगी है, प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की है। क्या बात होगी, क्या बात हुई है इस मुलाकात से, ये देखना बेहद ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि यूपी में चुनाव है और ऐसे में यूपी फतह करने का जो प्लान है वो तैयार किया जा रहा है। एक तरफ से एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है चुनाव को लेकर, तो यूपी फतह का प्लान बन रहा है और कहीं ना कहीं सीएम योगी आदित्यनाथ के हाथ में जो है कमान है। वहीं ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता दिल्ली से राहुल गौतम हमारे साथ जुड़े हैं। राहुल, क्या कुछ अपडेट है, क्योंकि जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके सीएम योगी आदित्यनाथ? जो है वो मुख्यमंत्री से प्रधानमंत्री से माफ कीजिएगा मिलने के बाद पहुंच चुके हैं जेपी नड्डा के घर और तकरीबन 1:30 बजे कहा जा रहा है कि वो रामनाथ कोविंद जो राष्ट्रपति हैं से मुलाकात करेंगे। ये जो मुलाकात है ये काफी अहम है क्योंकि आप जानते हैं कि 2022 में चुनाव है और कैबिनेट शफल को लेकर चर्चा हो सकती है। किस तरीके से जो एलाइज हैं, जो अलायंस पार्टनर्स हैं बीजेपी के, उनमें एक नाराजगी चल रही थी कि योगी आदित्यनाथ और बीजेपी ने जो उनको वायदे किए थे वो पूरे नहीं किए, तो उनके लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दी जा सकती है। इसके अलावा ये जानकारी भी निकल के आ रही है कि जो जितिन प्रसाद और AK शर्मा हैं उनको भी जो यूपी कैबिनेट है उसके अंदर इंडक्ट किया जाता है, उनको जगह दी जा सकती है। ये एक अटेम्प्ट है बीजेपी का कि जो ब्राह्मण कम्युनिटी है और जो भूमिहार कम्युनिटी है तो इनको साधने का, क्योंकि आप जानती हैं कि पिछड़ों के अंदर यादव कम्युनिटी को छोड़कर और दलितों के अंदर जाटव कम्युनिटी को छोड़कर बाकी तमाम कास्ट को बीजेपी 2017 के चुनावों में अपने साथ लाने में कामयाब रही थी, जिसकी वजह से उनको इतना बड़ा बहुमत मिला था। और उसी राह पर आगे चलते हुए इस बार भी वो जितनी भी तमाम कास्टें हैं जो कि बीजेपी को वोट देती रही हैं ट्रेडिशनली, उनको अपने साथ में रखना चाहती है ताकि 2024 की जो राह है वो पीएम मोदी की वो भी आसान हो सके। बिल्कुल राहुल, आपने कहा कि थोड़ी देर में जेपी नड्डा से मुलाकात करने के बाद राष्ट्रपति से भी मुलाकात करने पहुंचेंगे सीएम योगी। क्या ये केवल शिष्टाचार भेंट होगा या फिर कुछ और भी मायने निकाले जा सकते हैं इस मुलाकात के? देखिए, रामनाथ कोविंद खुद उत्तर प्रदेश से ही आते हैं, दलित कम्युनिटी से आते हैं, तो जाहिर है इसकी भी एक पॉलिटिकल मैसेजिंग है कि ना वो राष्ट्रपति जी से मुलाकात कर रहे हैं बल्कि एक ऐसे व्यक्ति से भी बात कर रहे हैं कि वहीं के गृह राज्य से आते हैं और दलित कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं। तो जाहिर है इसके चुनावी मतलब भी काफी है। हमको बताया गया है ये कर्टसी कॉल है, एक क्योंकि मुख्यमंत्री दिल्ली में है और राष्ट्रपति भी इस वक्त दिल्ली में मौजूद है, तो उनको समय मांगा गया था जो उनको दे दिया गया है। तो जाहिर है कि एक शिष्टाचार या कर्टसी कॉल है। हालांकि इसकी पॉलिटिकल मैसेजिंग भी बड़ी स्ट्रांग है क्योंकि आप जानते हैं दलित कम्युनिटी है वो ट्रेडिशनली बीएसपी को सपोर्ट करती रही है और अगर जाटव कम्युनिटी को छोड़कर जो बाकी दलित कम्युनिटीज हैं उनको अगर लाया जा सकती है तरीके से बीजेपी के पाले में, तो जाहिर है वो उससे बीजेपी को काफी फायदा होगा। बिल्कुल राहुल, इन सब के बीच में एक अहम सवाल ये भी निकलकर सामने आ रहा है कि विपक्ष जो है वो इन मुलाकातों को किस तरह से देख रही है? देखिए, आप जानते हैं कि जो उत्तर प्रदेश है उसके अंदर विपक्ष की जो भूमिका है उसको लेकर कांग्रेस कोशिश कर रही है कि वो कम से कम मुख्य विपक्षी दल के तौर पर तो सामने उभर कर आए। क्योंकि कोविड-19 की जो हैंडलिंग हुई है उत्तर प्रदेश के अंदर उसको लेकर खासी नाराजगी है लोगों के अंदर और जिसकी वजह से ऑपोजिशन को जो कि पहले स्पेस नहीं मिल रहा था पॉलिटिकल सिनेरियो के अंदर, अब लोग ऑपोजिशन की तरफ भी देखने लगे हैं क्योंकि उन ऑपोजिशन को ताकत मिली है कोविड-19 की जो जिस तरीके से पूरी राहुल बने रहिए हमारे साथ तमाम जानकारी के लिए, फिर एक बार लौटेंगे। और इसी बीच हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, देखिए जेपी नड्डा से मुलाकात करने सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं और इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी आ रही है कि AK शर्मा और जितिन को एक बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है, इसको कैसे देखा जाए?
वहीं हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अरविंद जी, देखिए जेपी नड्डा से अभी फिलहाल सीएम योगी आदित्यनाथ मिलने पहुंचे हैं, लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है कि एके शर्मा और जितिन प्रसाद को एक बड़ी जिम्मेदारी आगे मिल सकती है। कैसे देखा जाए इसको? लगता है तकनीकी खामी की वजह से हमारी आवाज़ नहीं पहुंच पा रही है, तो इसी बीच बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं, जहां पर जेपी नड्डा के घर सीएम योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं। ये बड़ा अपडेट है, जहां पर और इसके जेपी नड्डा से मुलाकात के बाद राष्ट्रपति से भी मिल सकते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। और ऐसे में चुनावी सरगर्मी जो है यूपी में तेज हो चुकी है, क्योंकि चुनाव में बेहद ही कम समय बाकी है। और ऐसे में जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी ने मुलाकात की। तो जेपी नड्डा के घर पहुंचे हैं सीएम योगी आदित्यनाथ। प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की सीएम योगी ने, जिसके बाद जेपी नड्डा के घर पहुंचे और इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिल सकते हैं सीएम योगी। तो लगातार दूसरा दिन है सीएम योगी आदित्यनाथ के दौरे की, और बीते कल गृह मंत्री अमित शाह से भी सीएम योगी ने मुलाकात की, और आज थोड़ी देर पहले प्रधानमंत्री मोदी से सीएम योगी ने मुलाकात की है। और फिलहाल जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके सीएम योगी और जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे, और इसके बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से भी मिलेंगे। वहीं हमारे संपादक अरविंद चतुर्वेदी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अरविंद जी, देखिए जेपी नड्डा के घर पहुंच चुके सीएम योगी, अब उनसे भी मुलाकात करेंगे, लेकिन इसी बीच एक बड़ा अपडेट, बड़ी खबर सामने आ रही है कि एके शर्मा और जितिन प्रसाद को एक बड़ी जिम्मेदारी हाथ लग सकती है। देखिए, मैंने अभी आपसे कहा कि कल अमित शाह के साथ जो बैठक हुई, उसके बाद आज प्रधानमंत्री महोदय के साथ बैठक हुई और अब जेपी नड्डा के साथ मुलाकात हो रही है। योगी आदित्यनाथ उस सूबे से आते हैं जो कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बेहद अहम है। 80 लोकसभा की सीटें उत्तर प्रदेश देता है और केंद्र में सरकार बनवाने में बहुत अहम भूमिका निभाता है। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की फिर से सरकार आए, उसमें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी कैसे काम करे, इसको लेके एक पूरे रोड मैप पे डिस्कशन है। कैसे जो लोग नाराज हैं उनको मनाया जाए, कैसे ऐसे लोग जो दल छोड़ के चले गए हैं, जातिगत रूप से महत्वपूर्ण है, उनको साथ लेके आया जाए। पार्टी में भी जो विधायक, जो सांसद, जो मंत्री नाराज हैं, उनको कैसे साधा जाए, कैसे उनकी नाराजगी को दूर किया जाए। कार्यकर्ता जो भी घर बैठे हुए हैं, ऐसे लोगों को कैसे पार्टी काम में फिर से लगा सके, बूथ पे कैसे पार्टी को मजबूत किया जा सके, वो एक पूरा रोड मैप तैयार करके बाकायदा उसकी बातचीत हुई है। कोविड में जिस तरीके से लोगों की नाराजगी रही है, उसको कैसे दूर किया जाए, कार्यकर्ता घर घर जाएं, लोगों से मिले, उनकी समस्याओं को सुने, उनके दुख को सुने, ये सारी बातें हुई होंगी इस रोड मैप के तहत। अब देखना ये अहम हो जाता है कि संगठन और पार्टी और सरकार कैसे ये तीनों लोग एक साथ मिलके इन कामों को आगे बढ़ाते हैं, जिससे 2022 में भारतीय जनता पार्टी एक मजबूत पार्टी के रूप में उभरे। क्योंकि अगर आप देखें कि जो ये हालात है, चाहे अखिलेश यादव हो चाहे मायावती हो, सभी लोग ताल ठोके हुए हैं। दूसरी तरफ कांग्रेस कमजोर जरूर हो रही है अपने एक के बाद एक नेताओं को छोड़ने के बाद, लेकिन कांग्रेस भी ताल ठोके हुए है। ऐसे में एक प्रश्न ये भी उठता है कि वो जो विपक्षी दल हैं वो सारे के सारे अकेले लड़ेंगे। आप वहां पे देखिए, प्रशांत किशोर अलग अलग नेताओं के साथ मिल रहे हैं, अलग अलग लोगों के साथ बैठ के कर रहे हैं, लोगों को एक मंच पे लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब ऐसे में ये बहुत अहम हो जाता है कि अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं से भी कमजोर होगी तो उनके लिए 2022 का चुनौती, 2025 की जो चुनौती होगी वो कमजोर पड़ने लगेगी। इसीलिए ये सारी कवायद की जा रही कि कैसे जो है भारतीय जनता पार्टी को वहां ज्यादा से ज्यादा मजबूत किया जा सके, वहां ज्यादा से ज्यादा सीटें लेके आई जा सके। बिल्कुल अरविंद जी, तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, देखते रहिए इंडिया न्यूज।